अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जी, अब आज की ताज़ा खबर। सबसे पहली न्यूज़ जी हम आपको देंगे भारत से, यानी कि भारत से, लेकिन उसके साथ साथ भारत के साथ साथ चाइना से भी। जी हाँ, भारत में एक जी कल आप लोगों को मालूम ही होगा कि एलएसी के ऊपर चाइनीज और इंडियन दोनों फोर्सेस में एक बार फिर झड़प हुई है, जिसमें चाइनीज जो है उनका तो खैर नुकसान हुआ ही है, लेकिन भारत की तरफ भी जो सोल्जर्स थे वो काफी इंजर्ड हुए हैं, और किसी को ज्यादा और किसी को कम चोट लगी है। साथ साथ पत्थरबाजी हुई है, और बहुत गलत है, इस तरह वैसे होना नहीं चाहिए। और साल खत्म हो रहा है और हमारा हमें यही ख्याल था कि शायद कुछ अमन रहेगा, कुछ सुकून रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से एलएसी के ऊपर जो है एक तरह का अटैक किया गया। उनका ख्याल था कि शायद इस वक्त इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैठ के पकौड़े खा रहे हैं, या फिर वो वहां मौजूद ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत जबरदस्त तरीके से इंडियन फोर्सेस ने ना सिर्फ ये कि चाइनीज फोर्सेस को रोका, बल्कि जो पत्थरबाजी वगैरह हुई उसमें कई लोग जख्मी भी हुए, जिनमें इंडियंस भी शामिल हैं और चाइनीज भी। और फिर चाइना को भगा दिया। कहा यही जा रहा है कि वो कोई हिस्सा था इंडिया का जिसपे वो कब्जा करने के लिए आ रहे थे, और उनका ख्याल था कि क्योंकि इस वक्त इंडियन सोल्जर्स मौजूद नहीं है और तो हम इसके ऊपर बड़ी आसानी से काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और चाइना के जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, उनको बहरहाल एक तरह से टफ टाइम दिया इंडियन फोर्सेस ने। हमें खैर दोनों से ही हमदर्दी है, और मैं यही कहूंगी कि इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हम पहले ही भुगत रहे हैं। अफगानिस्तान साइड पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कुछ चल रहा है, और जिस तरह से एक दिन पहले यानी कि चाइना ने जो अटैक किया इंडिया पे, उससे एक दिन पहले ही आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की फोर्सेस, तालिबान की फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक किया गया, और उसकी वजह से कई लोगों की जानें गई। और हम ये सोच रहे थे कि अभी तो हम उसी तरफ देख रहे थे कि अचानक ही हमें ये न्यूज़ मिली कि जी चाइना ने अटैक किया है एलएसी के ऊपर, और उन्होंने जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की इंडियन फोर्सेस को। अमन होना चाहिए दोनों तरफ, हर तरफ शांति होनी चाहिए, कम से कम थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए कि जी साल खत्म हो रहा है, आराम से बैठ जाएं, डायलॉग के जरिए जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा। लेकिन खैर हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ हमारे पास है जी आपके लिए इमरान खान साहब की। और सबसे पहले इमरान खान साहब के जो मिनिस्टर रह चुके हैं, मुराद सईद साहब, उनका कहना है कि जी उन्होंने कहा है कि जी मेरी जान को खतरा है। मालाकंड में मशकूक किस्म के लोग जो है उनका पीछा कर रहे थे और धमकियां दे रहे थे। तो जी मुराद सईद साहब जो कि इमरान खान साहब के काफ़ी क्लोज हैं और बहुत उनके फेवरेट रहे हैं, उनके मिनिस्टर भी रहे हैं, और वो कुचीकू वाला भी कहा जाता है। तो जी बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जी, उन्होंने बल्कि लेटर भी लिख दिया है जज साहब को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उन्होंने कहा है कि जी मेरी जान को खतरा है। ये सुनकर यकीनन खान साहब भी परेशान होंगे और सोच रहे होंगे कि अरे अभी तो मैं कह रहा था कि मेरी जान को खतरा है, और अब ये कह रहा है कि इसकी जान को खतरा है। तो आखिर इन दोनों की जान है कौन? लेकिन खैर ये बात खैर सीरियस हमें नोट में करनी चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे इस तरह के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, हर किसी की जान को खतरा है। तो जी अब खान साहब से ये पूछना है कि अब आप क्या करेंगे? आपने जो कहा है कि जी असेंबलीज डिसॉल्व करने जा रहे हैं, और उसके लिए परवेज इलाही साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब जिस वक्त कहेंगे हम उसी वक्त पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे, उसी वक्त पंजाब की असेंबली को तोड़ दिया जाएगा। ये कहना है पंजाब के चीफ मिनिस्टर का। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जी अभी नहीं, थोड़ा सा ठहर के, यानी कि 4 महीने और रुक जाइए, उसके बाद 6 महीने और रुक जाइए, और 6 मंथ्स के बाद हम असेंबलीज को तोड़ देंगे, या 4 मंथ्स के बाद देखेंगे। अभी फौरी तौर पे कुछ होने नहीं लगा। यानी कि एक तरह से उन्होंने सफेद झंडी दिखा दी है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बहरहाल हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। और जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि जी वो बड़े परेशान हैं
कि आखिर पैसे आएंगे तो कहाँ से आएंगे, आखिर पैसे कहाँ से लाए जाएं पाकिस्तान में, क्योंकि हर चीज जो है वो एक तरह से परेशानी में ही है और इकोनॉमी का बुरा हाल है। तो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, जिसमें उनके साथ बहुत सारे उनके मिनिस्टर्स भी शामिल थे, और उनका यही कहना था कि जी, जिसमें सागडार साहब भी थे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उसमें मरियम औरंगजेब भी थी, उसमें एहसन इकबाल साहब भी थे, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद भी थे, और उनका यही कहना था कि जी इकोनॉमी तो हम संभाल लेंगे, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। ये मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही कुछ सोच रहे होंगे कि आखिर पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि जी शहबाज शरीफ साहब का कहना है बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं, उनको चैन की जिंदगी बसर करने दें। बिल्कुल जी, बाजवा साहब चैन की जिंदगी नहीं बसर करेंगे तो क्या हमारे जैसे आम पब्लिक करेगी। जाहिर है इतना पैसा है, वही गिनते गिनते उनको मेरा ख्याल है पूरी लाइफ निकल जाएगी और पैसा खत्म ही नहीं होना। तो इसका साफ मतलब ये है कि कोई एक्शन नहीं होने लगा, ना कोई पूछेगा, ना कोई ये सवाल करेगा कि इतना पैसा कहाँ से आया जो आपने एफपीआर में डिक्लेयर तक कर रखा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट कि जी बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं, उनको आराम से जिंदगी बसर करने दें। लेकिन सर, बाजवा साहब को भी तो सोचना चाहिए था ना कि हमें भी जिंदगी बसर करनी है, आम पब्लिक को भी करनी है। वो तो उन्होंने किया नहीं। टीएलपी बनाई हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी फोर्सेस ने या हमारी एजेंसीज ने। एमक्यूएम भी बनाई हमारी एजेंसीज ने। उसके साथ साथ जी टीटीपी बनाई, वो भी हमारी एजेंसीज ने। तालिबान की गवर्नमेंट खड़ी की, वो भी हमारे लोगों ने। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हम तो बड़े पुरअमन लोग हैं और हमें एफएटीएफ में क्यों रखा हुआ है, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन साथ साथ हम इस तरह के लोगों का साथ भी दे रहे हैं। आज ही आपको मैं एक और भी हमारा शो आपको देखने को मिलेगा बड़ी जल्दी डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ, और उसमें हम कुछ करेंगे खट्टी मीठी बातें। बिल्कुल जी, उसमें हम आपको शो में लेकर आएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में, ना सिर्फ उनके बारे में बल्कि उनके मामा जी के बारे में। जी हाँ, यानी कि मुर्तजा भुट्टो, जो के बेटे हैं हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, यानी जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के, और जो कि बिलावल भुट्टो के नाना थे। और इनका कारनामा ये था कि 1981 में उन्होंने एक जहाज हाईजैक किया था। बिल्कुल जी, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो जी उन्होंने एक जहाज हाईजैक किया था, यानी कि इस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनके मामा जी ने। खैर कोई बात नहीं, कुछ कह नहीं सकते इसलिए कि आखिर को वो मामा है। लेकिन खैर, इस टॉपिक पे हम शो करेंगे और आप जरूर देखना मत भूलिएगा। और वो करेंगे हम डॉक्टर इश्तियाक के साथ, जो हमें हिस्ट्री बताएंगे, जो हमें बताएंगे कि 1981 में क्या हुआ था और किस तरह से ये सब कुछ हुआ, क्यों हाईजैक किया गया, कैसे हाईजैक किया गया और उसके बाद कैसे छुड़वाया गया। क्योंकि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन मुर्तजा भुट्टो की है वो भी एक दहशतगर्द तंजीम ही कहलाती थी। ये बात भी एक सच है, चाहे इसको आप लोग कड़वा सच कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कि अल जुल्फिकार के नाम से इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी मुर्तजा भुट्टो की, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था, बल्कि अभी तक कहा जाता है। अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि इस पे आप लोग शो देखना पसंद करेंगे और हम आज ही वो शो लेकर आएंगे आपकी तरफ। खैर, हम आगे चलते हैं और हम आपको ये बता दें कि जी केपीके की गवर्नमेंट जो है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं महमूद खान साहब, उनका कहना है केपीके हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि वो लोगों को सैलरीज दे सके। मतलब ये कि कमाल हो गया। केपीके में, जिसमें कि इमरान खान की पिछले 10 साल से गवर्नमेंट है, वहां के चीफ मिनिस्टर साहब का कहना है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है कि हम लोगों की सैलरीज दे सकें। वरना खान साहब तो कह रहे थे कि उनके जमाने में तो महंगाई कम हुई थी, बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से इकोनॉमी चल रही थी। ये देखिए यहाँ भी लिखा है हमारे दौर में गुर्बत कम हुई। इमरान खान साहब का कहना है कि उनके दौर में जब उनकी गवर्नमेंट थी, यानी कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब गुर्बत कम हुई थी और इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी। तो सर, ये एकदम से क्या हो गया कि आपकी ही गवर्नमेंट जो 10 साल से केपीके में है, उनके पास पैसे नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है। साथ साथ जी इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि यहाँ बड़े चोरों को छोड़ दिया जाता है और छोटे चोरों को सजा दी जाती है। यानी कि खान साहब ये तो मान गए कि वो चोर है, चाहे छोटे ही सही। साथ साथ इमरान खान का ये भी कहना है
खैर ये तो हमने पहले बताया कि खान साहब ने कहा कि जी बड़े चोरों को जो है छोड़ देते हैं, छोटे चोरों को पकड़ लेते हैं। साथ साथ खान साहब का ये भी कहना है कि जी मेरी घड़ी थी, मैंने भेज दी, अब जो करना है वो कर लो, जाहिर है कि मेरा सामान था, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। वो यहाँ पे जैसे चलता है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो एक वुमेन्स डे पे ऐसे ही मेरी घड़ी मेरी मर्जी, खान साहब ने भी एक नया ही ये निकाला है मंतक। खैर हम आगे बढ़ते हैं और जी हम आपको अगली न्यूज देंगे, और अगली न्यूज है हमारे पास डॉलेंस की। जी हाँ बिल्कुल, डॉलेंस कंपनी, आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ भी जो है डॉलेंस का सामान आता है, और आपके यहाँ भी सब जगह ही आता होगा, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। डॉलेंस के सीईओ ने कहा है कि जी अगर एलसी ना ओपन की तो वो तकरीबन 2000 एम्प्लॉयज को निकाल देंगे। वैसे 1000 एम्प्लॉयज वो पहले ही निकाल चुके हैं। और अब डॉलेंस कंपनी के सीईओ का कहना है कि जी अगर आपने एलसीज ना ओपन की तो फिर हम डॉलेंस कंपनी से मजीद 2000 लोगों को, 2000 एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देंगे। अब पूछना ये था कि इस बात की मुबारकबाद किसको देनी है? पीटीआई को देनी है, पीएमएलएन को देनी है, पीपल्स पार्टी को देनी है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट बोले तो एजेंसीज को देनी है? एजेंसीज में सभी शामिल हैं, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो फौज हो, या दूसरी एजेंसीज हो। तो ये मुबारकबाद किसको देनी है कि अब लोग जो हैं उनको जॉब पे से निकाला जा रहा है, और वो खाने के माने के लिए क्या करें और किस तरफ जाएं? हम यहाँ से एक वीडियो देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बोल नहीं रहे वो, उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। जी, ये थे इमरान खान, और ये कह रहे थे मेरी जाती घड़ी है, मैं उसको बेचूं या कुछ करूं, लेकिन हमने पहले भी कहा था सर ये आपकी जाती घड़ी नहीं थी, ये घड़ी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दी गई थी, और वो स्टेट की अमानत थी, और आपने उसको बेच दिया, जो कि एक बहुत ही अफसोस के साथ साथ शर्मनाक बात है। खैर हम आपको ये भी बता दें कि जी इंडिया जो है वो 500 एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है। जी हाँ, अब हम इस पे क्या कह सकते हैं, इसलिए कि हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम इतने सारे एयरक्राफ्ट खरीदे, पता नहीं रखेंगे कहाँ ये लोग, जगह है इनके पास? खैर पैसा तो है, लेकिन क्या जगह भी है? बहरहाल इसके ऊपर भी हम जल्द ही शो करेंगे, और हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। वैसे तो खैर आप लोग बड़े अकलमंद, बड़े तेज लोग हैं, आप लोगों को पहले ही सब कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी ये भी एक न्यूज थी, क्योंकि मुझे बहुत से इंडियन दोस्त जो हैं, और जो इंडियन फॉलोअर्स हैं हमारे, वो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मैसेज भी किया हमें, और कहा कि जी आप जरा इंडिया की न्यूज भी रखा करें। तो इस वजह से ये जो बीच बीच में मैं इंडिया की न्यूज दे रही हूँ ना आपको, उसका रीजन यही है कि मुझे लोगों ने कहा है कि जी आप इंडियन न्यूज भी बताया करें। तो हमने कहा ठीक है भाई, ऐसी क्या बात है, हम इंडियन न्यूज भी बता देंगे, और जैसे जैसे हमें मिलेगी इंडियन न्यूज हम आपको बताएंगे। जाहिर है उसका ताल्लुक जो है या तो फॉरेन पॉलिसी से होगा, या फिर कोई इस तरह की चीजें, जैसे ये चाइना इंडिया क्लैशेस चल रहे हैं या कुछ और, या फिर ये कि मोदी जी फिर कहाँ चले गए, कौन सी कंट्री में घूमने चले गए, और इसके साथ साथ इंडिया ने और क्या ले लिया। तो जाहिर है हम आपको यही बता सकते हैं। इसके अलावा तो जाहिर है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर हम बात नहीं करते, क्योंकि ना तो उन लोगों का हमें कुछ पता है, और ना ही हमें कोई खास उसका कुछ समझ में आता है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स आप लोगों की चलती है उसके बारे में हम कुछ कहें। तो बहरहाल इसलिए ये दो न्यूज ही थी मेरे पास इंडिया की, जो मैंने आपको बता दी, और आई एम श्योर कि आप लोगों को मालूम ही होगा। साथ साथ हम अफगानिस्तान बॉर्डर की अगर बात करें तो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो है वो इस वक्त टीटीपी से है, इसके अलावा दाइश से भी है, और इसी तरह के कई हमलों के अटैक करने की भी उन लोगों ने बात की है, और साथ साथ इसी किस्म की धमकियां भी आती रहती हैं पाकिस्तान को। अब देखना यह है कि हमारी यहाँ की फोर्सेस इनको किस तरह से हैंडल करती हैं, उन लोगों को जिनको हम ही ने क्रिएट किया, जिनको हम ही ने बढ़ावा दिया, जिनको हम ही ने फंड किया, अब वो हमारे गले पड़ रहे हैं। लेकिन अब हमें करना क्या होगा ये देखते हैं। साथ साथ इलेक्शन अभी फिलहाल जल्द होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, और यही वजह है कि इमरान खान साहब काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और उनका कहना है कि जल्द ही वो इस डेट का भी बता देंगे जिस डेट को असेंबली तोड़ने जा रहे हैं। वैसे तो काफी टाइम से फवाद चौधरी साहब जो हैं 20 दिसंबर बता रहे हैं, लेकिन अब 20 दिसंबर को वो तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं असेंबलीज, ये अब देखा जाएगा। ये देखिए जी, ये शहबाज शरीफ साहब हैं, और उनके बेटे सुलेमान शहबाज काफी साल के बाद, यानी 2018 से वो यूके में थे, उसके बाद खुद ही चले गए थे जी, खुद ही वापस आ गए, ना किसी ने भेजा ना किसी ने बुलाया।
तो जी अब वो वापस आए हैं और आके उन्होंने सबसे पहले जो है एयरपोर्ट पे अपने जो फादर हैं, बल्कि घर पहुंच के उन्होंने अपने जो फादर हैं शहबाज शरीफ साहब उनके पांव छुए। इसके ऊपर जी एक हंगामा मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि जी ये क्या, ये पांव छू रहा है, ये कौन सा तरीका है, ये हिंदू है क्या ये इंडियन है? तो जी मैं ये बता दूं कि जी अपने बड़ों के पांव छूना एक तहजीब होती है, एक तमीज होती है। अपने से बड़े चाहे अपने बाप के कदम छूना तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इसलिए जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। साथ साथ हम यहाँ से चलते हैं और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर किएगा और लाइक का बटन भी क्लिक कर दिएगा। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।